तो आज हम पढ़ेंगे सॉइल मैकेनिक्स डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर थर्ड ईयर में जो फिफ्थ सेमेस्टर में बच्चे हैं, ठीक है ना, सिविल इंजीनियर के, उनको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो सॉइल मैकेनिक्स सबसे पहली बात होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, सॉइल मैकेनिक्स एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है, माने कि थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, तो इसको लोग रट रट के पढ़ते हैं। आप ईमानदारी से बता रहे हैं, एकदम बिल्कुल एकदम समझिए कि दिमागों में ठोक देंगे, इतना गारंटी रख के देते हैं। ठीक है, बिल्कुल एकदम कंसेप्चुअल बताएंगे, पूरा सॉइल मैकेनिक्स खत्म है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आगे वाला इसका आपका नेक्स्ट लेक्चर चाहिए कि नहीं चाहिए आपको। ठीक है, समझिएगा। सबसे पहली बात कि सॉइल मैकेनिक्स करते हैं किसे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सॉइल मैकेनिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, एगो है सॉइल और एगो वर्ड है मैकेनिक्स। ठीक है ना, तो सॉइल मैकेनिक्स को अगर हम तोड़ना चाहें, ध्यान से समझिएगा, सॉइल और एगो क्या है, मैकेनिक्स। ठीक है, तो सॉइल का मतलब क्या होता है, वो सब लोग जानते हैं कि सॉइल का मतलब क्या होता है, मिट्टी। ठीक है, सॉइल का मतलब क्या होता है, मिट्टी। अब मैकेनिक्स का मतलब होता है कि एक मैकेनिक्स जो होता है साइंस की ऐसी शाखा होती है, माने विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें हम किसके किसके बारे में अध्ययन करते हैं, फोर्स के बारे में यानी बल के बारे में, ठीक है, और इसके प्रभाव यानी इफेक्ट के बारे में। ठीक है, इफेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभाव। यानी कहने का मतलब कि अगर हमको सॉइल मैकेनिक्स पढ़ना है तो मैकेनिक्स के अंतर्गत हम फोर्स और उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। और सॉइल है यानी मिट्टी के ऊपर हमको फोर्स और उसके प्रभाव का अध्ययन करना है। तो वो बस जनरली तो हम आज तक मिट्टी का उपयोग किस लिए करते हैं, गाँव में खेती होती के लिए बोलते हैं कि उसरकी माटी है, करेली माटी है, बहुत सारे माटी का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, ये गिलकी माटी है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि अब उसमें खेती तो करना नहीं है भाई, इंजीनियरिंग के अंतर्गत हमको स्ट्रक्चर बनाने होते हैं, विभिन्न प्रकार के पुल बनाने होते हैं, विभिन्न प्रकार के मान लीजिए ओवर ब्रिज, बहुत सारे घर बनाने होते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब कि सिविल इंजीनियर के अंतर्गत अगर हमको सॉइल मैकेनिक्स पढ़ना है तो उस पे हम क्या बनेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे मिट्टी के ऊपर। और उस मिट्टी के गुण के बारे में हमको अगर पता भी नहीं रहेगा होगा तो मिट्टी अगर बढ़िया रहबे नहीं करेगी तो घर क्या हो जाएगा, फंस नहीं जाएगा। जैसे होता है ना कि कहीं के सुने होगा कि दलदली मिट्टी थी, वो उसका नींव भी फंस गया, बनते बनते नहीं, ये फंस गया। ठीक है, तो सॉइल मैकेनिक्स में एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि सॉइल मैकेनिक्स में हमको किसके बारे में पढ़ना है कि भाई जितनी भी मिट्टी, जो भी मिट्टी होंगी उनपे सबके इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। मतलब जो मिट्टी है वो बल प्रभाव लगाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो कैसा बिहेव होगा, कैसा गुण होगा, उसी के बारे में सॉइल मैकेनिक्स में हमको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब सुनिएगा। सबसे पहली बात कि सॉइल मैकेनिक्स बताने से पहले सुनिएगा, सॉइल मैकेनिक्स का जो जो जनक थे, जो इनके बाबूजी थे सॉइल मैकेनिक्स के, कार्ल टरज़ागी थे, कार्ल टरज़ागी। ठीक है, कार्ल टरज़ागी ये जो थे सॉइल के क्या थे, सॉइल मैकेनिक्स के, सॉइल मैकेनिक्स का इनको जनक कहा जाता है। ठीक है ना, जनक माने फादर थे, इनको बाबूजी कहा जाता था। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स का जनक कौन थे, कार्ल टरज़ागी। इन्होंने सॉइल मैकेनिक्स जो नाम दिया था वो किस सन में दिए थे, 1925 ईस्वी। किसमें दिए थे, 1925 में। देखिएगा, ये 1925 बहुत समय पहले की, साल 100-150 साल पहले की बात है। लेकिन बताइए, सॉइल जो मिट्टी थी वो बहुत हजारों, बहुत मैंने जब से पृथ्वी है तब से है। इसका मतलब कि सॉइल मैकेनिक्स के बारे में हमको जानकारी कब दी है, तो कार्ल टरज़ागी आए और कहे कि बबुआ देखिए, कार्ल टरज़ागी जी बोले कि 1925 ईस्वी में बोले कि मिट्टी पे हम अभी तक कार्य कर रहे हैं लेकिन हमको मिट्टी के गुण के बारे में पता नहीं है। तो अब से एक हम इंजीनियरिंग में अध्ययन करेंगे सब्जेक्ट का, और वो कौन सा सब्जेक्ट हुआ, सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, अब सुनिएगा, कार्ल टरज़ागी जी साहब कह के चले गए, उसके बाद बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे अपनी अपनी अभिधारणाएं दिए। ठीक है ना, उसी पे इफेक्टिव स्ट्रेस का कंसेप्ट आया, बहुत सारे कंसेप्ट आए। ठीक, तो सबसे पहली बात कि सॉइल मैकेनिक्स पढ़ाने से पहले सबसे पहली बात दो चीज आपको याद करना पड़ता है। ठीक है ना, क्योंकि सॉइल मैकेनिक्स में आगे चल के जब पढ़ेंगे तो सॉइल मैकेनिक्स में बताया जाता है कि वाइड्स होते हैं। वाइड्स का मतलब कि मैंने सॉइल के अंतर्गत जो भी मिट्टी के कण होते हैं उनमें क्या होते हैं, रंध्र होते हैं। रंध्र का मतलब कि जो खाली स्थान होते हैं। आखिर भाई सॉइल में जो भी मिट्टी का ढेला वाला ले लेते हैं तो बताइए उनमें खाली स्थान दिखता है, लेकिन लोग बोलते हैं ना कि इसमें खाली स्थान है। ठीक है, इंजीनियरिंग के अंतर्गत हमको पढ़ना पड़ता है कि उसमें वाइड्स हैं। तो वो वाइड्स क्यों होते हैं, एकदम बिल्कुल कंसेप्चुअल आपको समझ में आएगा। देखिए कितना आनंद आएगा। देखिए, वर्ड्स का मतलब रंध्र होता है, रंध्र खाली स्थान का मतलब। तो हमको सॉइल मैकेनिक्स पढ़ाने से पहले सबसे पहले बताया गया कि भाई एजम्पशन दो माना जाएगा। ठीक है ना, सॉइल मैकेनिक्स के अंतर्गत दो एजम्पशन में दो मान्यता मान के रखा गया। सबसे पहली मान्यता देखिए, हम यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे एजम्पशन। अब एजम्पशन क्या है कि जो देखिए दो ठो एजम्पशन बनाया गया। एगो की जो सॉइल पार्टिकल होंगे, जो मिट्टी के कण होंगे ना,
वो स्फेयर शेप में होते हैं, माने गोलाकार आकृति में होते हैं। हमने क्या लिखा है कि जो सॉइल पार्टिकल होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं, वो किस आकृति में होते हैं? गोलाकार, माने गोले गोले होते हैं, एकदम बिल्कुल गोल स्फेयर के रूप में होते हैं, ठीक है ना। और दूसरा बोला गया, दूसरा एजम्पशन कि जो सॉइल पार्टिकल होता है वो असंपीड्य होता है। अब असंपीड्य को अंग्रेजी में बोलते हैं अनकंसोलिडेटेड, ठीक है ना। और एक वर्ड होता है संपीड्य यानी कंसोलिडेटेड। देखिए असंपीड्य और संपीड्य का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कोनो है स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ए पर फोर्स लगाए हुआ है, ठीक है ना, मान लीजिए कहीं कोनो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ए पर फोर्स लगाए, ठीक, अगर ये बबुआ फोर्स लगाने के बाद ये पचक गया, दब गया, ठीक है, तो इसके अगर पचकने और दबने के गुण को क्या बोलते हैं? संपीड्य, ठीक है ना। अगर ये पचकेगा नहीं, इस पर फोर्स लगाने के बाद अगर ये पचकेगा नहीं, तो इसको बोलेंगे असंपीड्य। कहानी आ रही समझ में? पहला क्या था कि जो सॉइल पार्टिकल मिट्टी के कण होते हैं वो स्फेयर शेप में होते हैं, माने गोलाकार आकृति में होते हैं। और दूसरा क्या बोला गया कि जो भी पार्टिकल होंगे वो असंपीड्य होंगे। असंपीड्य का मतलब कि अनकंसोलिडेटेड, माने कोनो दबाएंगे तो पचकेगा नहीं, ठीक है ना। एकदम जैसे कारक का गेना होता है ना, जो भड़बड़ा छोटा गेना खेलते हैं लड़कों के लिए, तो देखिए उसको दबाएंगे चाहे मारेंगे तो पचक जाता है, तो वो संपीड्य हो जाएगा। लेकिन बबुआ जो कारकवा वाला गेना होता है ना, उसको कतनो मारेंगे तो पचकता नहीं है, तो उसको बोलते हैं असंपीड्य। बोलते नहीं कि एकदम कठोर है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? असंपीड्य। तो संपीड्य और असंपीड्य का अर्थ समझ में आया। तो देखिए दो मान्यता, पहला क्या कि जो भी मिट्टी के कण होंगे वो क्या होंगे? स्फेयर शेप माने गोलाकार आकृति में। और गोलाकार आकृति के बाद दूसरा क्या था कि उनको दबाएंगे तो पचकेंगे नहीं, माने असंपीड्य होंगे, अनकंसोलिडेटेड होंगे, ठीक है। तो अब समझिएगा भाई, जब हमको यहाँ पे जब ये जो साइज व शेप में कोनो चेंजिंग नहीं होगी, माने कहने का मतलब जैसे वो फोर्स लगाएंगे तो एक सोजा आकृति में नहीं चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, इस रूप में नहीं चेंज होता है, तो इसको क्या बोलेंगे? असंपीड्य। अब समझिएगा, जब ये असंपीड्य है, अनकंसोलिडेटेड है सॉइल के मिट्टी के कण, तो मान लीजिए ये ढेरकीला एक ढेला ले लिए हैं, ठीक है ना। आई ढेला कैसे है? वो गोलाकार आकृति में है, स्फेयर शेप में, माने जो ढेरकीला मिट्टी के ढेला ले लिए हैं, और ढेला किसमें है? गोले गोले ढेला है, ठीक है। और भाई ढेरकीला एक गोला है हुआ, और जब आप यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, मान लीजिए कहीं दबाना है, क्या करना है? दबाना है, ये ढेलावा पर चढ़ करके कूदना है, मान लीजिए, बात समझिए, ठीक है। तो जब कूदेंगे, अब मान लीजिए कि कड़े कड़े हैं, तो जब कूदेंगे तो वो मान लीजिए कि आपको समझ, यहाँ पे जब कूदेंगे तो बताइएगा भाई भरेगा कि नहीं भरेगा? नीचे की तरफ भरेंगे, फूटेगा तो नहीं। तो कहने का मतलब कि जब फूटेगा नहीं तो बबुआ इनका क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। इसी को बोला जाता है मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, माने जो भी उनके कण होंगे मिट्टी के, वो क्या करेंगे? रीअरेंज करेंगे, माने अपनी जगहिया को चेंज करेंगे, बदलेंगे। इसका अर्थ समझिएगा, एक एग्जांपल समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके दिमाग में एकदम एग्जांपल बैठना चाहिए, सुनिएगा। मान लीजिए कि एगो बक्सा है, क्या है? मान लीजिए बक्सा है, ठीक है। अब बक्सा में हुआ है, मान लीजिए कि ढेर की लाइफ में गेना भर दी है, हमें क्या कर दी है? गेना भर दी है, मैंने गेना एकदम ठूस 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 के एकदम हिला डुला के वो पूरा मैं गेना भर दिया ढेर की लाइफ, ठीक है ना। अब उसमें एक भी गेना रखने की, मैंने बॉल रखने की जगह नहीं है। अब समझिएगा, जब हिला डुला के मैं बॉल भर दिया है, क्या हो गया? बॉल, मैंने गेना, ठीक। अब बोलिएगा, इसका मतलब कि एक चीज कह सकते हैं ना कि इसमें जब खाली स्थान है ही नहीं, अब इनमें एक हो गेना नहीं जाएगा। लेकिन क्या आप बताइएगा, हम बोल दे आपसे कि थोड़ा सा जा करके पानी लाइए, अब बबुआ ये बक्साओं में डालिए, इसमें क्या करिए? पानी को बक्सा में डालिए, तो क्या पानी इस बक्से में नहीं चला जाएगा? कहेंगे कि चला जाएगा। हम कहेंगे चलो पानी तो छोड़िए, पानी तो कहीं चला जाता है, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि तनी एक मुट्ठी आटा लिया हुआ, ठीक, आटा लिया करके आई में छिड़ी, ठीक। जब आटा में छिड़केंगे होगा तो ऑटो उसमें चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? कहेंगे चला जाएगा। हम कहेंगे चलो ऑटो चला जाएगा, तनी इससे बड़ा आकृति ढूंढते, मतलब कि चीनी लेते हैं होगा, ठीक। आज चीनी ला करके भर मुठा में छिप देंगे, तो बोलिएगा चीनी में छोटी छोटी चीनी इसमें चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? इसका मतलब कि आप कह सकते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ खाली स्थान तो है, खाली स्थान तो है, तभी तो इसमें चीनी चला जा रहा है, पानी चला जा रहा है, मिट्टी के कण चले जाएंगे, ठीक है ना। इसका मतलब कि अगर ये भी ढेला है बबुआ, ढेला एक के ऊपर रखे गए हैं, तो इहू के बीचों में एक खाली स्थान है कि नहीं है? एक खाली स्थान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर खाली स्थान दिख रहा है, और जब हम बॉल लगा के दबाएंगे, जब कूदेंगे बबुआ, तो ढेलावा भरेंगे, और ढेलावा भर करके क्या हो जाएंगे? पास पास हो जाएंगे।
तो वो पास होने के बाद देखिएगा गेंदवा को हमने कितनों दबाया तब वो पास हो गया, तो एक हो गेंदा रखने की जगह नहीं थी, लेकिन इसमें खाली स्थान अभी भी था कि नहीं था, तो एहू में खाली स्थान होगा। क्यों खाली स्थान होगा सुनिएगा, क्योंकि जो मिट्टी के कण होते हैं वो गोलाकार आकृति में होते हैं, असंपीड्य होते हैं, एकदम गोले रह जाएंगे। असंपीड्य का माने कि पचकेंगे उचकेंगे नहीं। तो बोलिएगा इसमें होगा क्या कि जो भी मिट्टी के कण होंगे ना वो अरेंजमेंट करेंगे, कहेंगे कि तू हमारा स्थान पे आ जा, हम तोरा स्थान पे आ जाते हैं, ठीक है ना, एकदम सिकुड़ करके पास आ जाएंगे। तो वो बोलिएगा जब भाई पास आएंगे तो किस रूप में आकृति बना देंगे, इस रूप की आकृति बनाते हैं। तो वो बोलिएगा इनमें खाली स्थान अब रहेगा कि नहीं रहेगा, अरे बात समझे। लेकिन देखिएगा जो खाली स्थान था वो ढेर था, ये जब पास आगे एकदम सट गए हैं, ठीक है ना, तो इनमें कम है। लेकिन बोलिएगा इनमें खाली स्थान है, तो इसी खाली स्थान में हम क्या बोलते हैं, वाइड्स बोलते हैं, यानी रंध्र बोलते हैं। तो एक चीज समझ में आया आपको कि भाई कौनो मिट्टी का कण है तो उनमें जरूर न जरूर खाली स्थान होगा, उसमें वर्ड्स पाया जाएगा, ठीक है। तो सॉइल मैकेनिक्स में एक वर्ड जुड़ गया, कौन सा, वर्ड्स, यानी रंध्र, यानी जो भी मिट्टी के कण होंगे उनमें क्या पाया जाएगा, रंध्र पाया जाएगा। कंसेप्ट आया समझ में। अब सुनिएगा, जब भाई मिट्टी के कण है, आज वो बोलिएगा न तो दबेगा न पचकेगा, ठीक है ना, गोले का गोले रहेगा। तो जो भी इनका आयतन होगा मिट्टी के कण का, जो भी सॉलिड होंगे, एस गैस का मतलब क्या होगा, सॉलिड, ये क्या होगा, चेंज होगा, नो चेंज। क्योंकि देखिएगा हेहुजा इतने बढ़ रहेगा, हेहुजा क्या रहेगा, इतने बढ़ रहेगा, जब दबे हुए नहीं करेगा तो आयतन नहीं चेंज होगा, ठीक। अब सुनिएगा, VS जो होगा नो चेंज होगा, ठीक। हम पूछे कि वेट ऑफ सॉलिड, माने जो मिट्टी के कण का भार होगा वो चेंज होगा, माने हेतहते है तो हेतहते रह जाएगा, तो इसका भार जब फूटना टूटना है ही नहीं है तो उसका भार उतना नहीं रह जाएगा। इसका मतलब कि WSB क्या होगा, नो चेंज होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम पूछे कि जो मिट्टी का जो ढेर था उसका आयतन में चेंजिंग होगा कि नहीं, तो वो हुआ हेजा हेतना में था, हेजा सुकुड़ करके हेतनी में हो गया है, तो आयतन में यानी वॉल्यूम में क्या होगा, वॉल्यूम में क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो एक दो बात हमने बताया कि जो आयतन, जो मिट्टी के कण का आयतन होगा वो चेंज नहीं होगा, माने हेतहत है तो हेतहते रहेगा, ठीक है। और WS का मतलब कि जो हेतहत है फुटबे टूटबे नहीं करेगा तो उसका भार उतना रह जाएगा, ठीक है ना, वेट उतने रह जाएगा, तो कोनो चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक। तो एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि वर्ड्स क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें खाली स्थान पाया जाता है, किसके अनुसार, मान्यता के अनुसार। मान्यता क्या होती है कि जो भी मिट्टी के कण होते हैं वो गोलाकार आकृति में होते हैं, आप फूटेंगे टूटेंगे नहीं, माने असंपीडित पचके उचकेंगे नहीं, ठीक है ना। तो इतना कहानी आपको समझ में आया, ठीक। अब दूसरा टर्म आता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, माने जो मिट्टी के कण का, जो मिट्टी सॉइल का निर्माण होता है वो कैसे होता है, तो जो मिट्टी के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो मिट्टी का निर्माण होता है ना, जनरली माना गया कि जो भी पत्थर उत्थर होते हैं, बड़का पहाड़ वहाड़ पे पत्थर होते हैं, तो उनके डिसइंटीग्रेशन से होता है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब कि टूट टाट करके छोटे छोटे कण में अगर बह दह करके आ जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, सॉइल मैकेनिक्स, माने मिट्टी का, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको वीडियो को पॉज करके इतना लिखिए, उसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताते हैं कि मिट्टी के प्रोसेस, माने मिट्टी के बनने का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है ना। 5-6 प्रोसेस, माने 5-6 में साइक्लिंग प्रोसेस भी बताएंगे अभी, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब तक इतना पॉज करके लिखिए, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। तो आगे देखिएगा, अब हमने बोला कि सॉइल का निर्माण यानी मैन्युफैक्चर कैसे होता है, सॉइल बनता, मिट्टी कैसे बनता है, तो हमने लिखा है कि सॉइल का निर्माण किससे होता है, पत्थरों यानी रॉक्स के डिसइंटीग्रेशन माने टूटने फूटने से होता है, ठीक है ना। अब इसका एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है साइक्लिंग प्रोसेस। अब साइक्लिंग प्रोसेस क्या होता है थोड़ा समझिए। साइक्लिंग प्रोसेस का मतलब कि वो चक्र की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। अब चक्र में क्या होता है, देखिए हमने एक यहाँ पे चक्र बनाया है, ठीक है ना। अब जो पहला होता है इसको बोलते हैं अर्थ मूवमेंट, पहला क्या बोलते हैं, अर्थ मूवमेंट, पहला प्रोसेस क्या है, अर्थ मूवमेंट। दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं इरोजन, इरोजन का मतलब होता है अपक्षय, अपक्षय का मतलब होता है टूटना उठना, ठीक है ना। सुनिएगा, उसके बाद जो होता है इरोजन के बाद जस्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब कि अगर टूट फूट गया तो टूटने के बाद कहीं ना कहीं जाएगा, जाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन के बाद वो टूटा फूटा तो जाते जाते कहीं ना कहीं रुक, कहीं दिया करके जाएगा तो कहीं रुक जाएगा, कहीं फिर आगे बढ़ेगा, तो जहां जहां रुकेगा उसको क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब कि इकट्ठा होना, और इकट्ठा होकर के वो कहीं ना कहीं ढेर बना लेगा, और उस ढेर को क्या बोलते हैं, अपव्यय।
ठीक है ना। तो मेनली क्या है, 5 प्रोसेस है। पहला क्या होगा, पृथ्वी घूम रही है, अर्थ मूवमेंट, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है कि भाई इरोजन होगा, जहां पहाड़ वहाड़ होंगे तो ये टूटे फूटेगा, ठीक है। टूटने के बाद कहीं ना कहीं जाएगा, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन जाते समय कहीं ना कहीं रुकेगा, कहीं इकट्ठा होगा, वो ढेर बनाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। और डिपोजिशन के बाद जब ढेर की लायक हो जाएगा तो उसको ढेर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, अपहीवल बनाएगा, ठीक है, समझिएगा। अर्थ मूवमेंट तो चलिए हमेशा होता रहता है, ठीक है ना। इरोजन का मतलब क्या होता है, अपक्षय। अपक्षय का मतलब होता है टूटना, ठीक है ना बाबा। टूटने का जो प्रोसेस होता है वो दो होता है, एगो फिजिकल वेदरिंग होता है, एगो केमिकल वेदरिंग होता है। फिजिकल वेदरिंग को भौतिक, हिंदी में बोलते हैं भौतिक अपक्षय, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, रासायनिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा रोक रहे हैं क्योंकि आगे अभी बताएंगे, ठीक। पहले ट्रांसपोर्टेशन समझते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। अब भाई जो मिट्टी के कण होते हैं तो बताइए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जा सकते हैं, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जा सकते हैं, तो सबसे पहला है विंड या वेव। विंड या एयर माने हवा के माध्यम से। माने अगर ढेर किला कहीं मिट्टी के कण है आ खूब बढ़िया तूफान आया, लेकर के उधिया करके लेके चला जाएगा, तो पहला किससे हो जाएगा, आंधी उधी से, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा कि रिवर के माध्यम से, माने पानी के माध्यम से, नदी के माध्यम से। माने नदी मान लीजिए कहीं पहाड़े से होकर गुजर रही है, तो उनमें वो जितना ढेर किला ढेला डोली मिलेगा सब उसको क्या करेगी, बहा कर लेके चली जाएगी, नहीं चली जाएगी, ठीक है। ग्लेशियर से हो सकता है, समुद्री पानी से भी हो सकता है, ठीक है। समुद्र मंदर पानी आता है जो पहाड़ चट्टानों से टकरा करके अपने संग बहा ले जाता है, वो बकआउट करके, ठीक है ना। तो बकआउट करके इस सब के क्या कर सकते हैं, पहला विंड यानी एयर के माध्यम से, दूसरा किससे लेके जा सकता है भाई, नदी उदी से जा सकता है, तीसरा समुद्र के माध्यम से जा सकता है। तो ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है ना। माने एक स्थान से दूसरे स्थान तक कई प्रकार से जा सकता है। एगो हवा से, माने आंधी उधी तूफान उफान आया, लेकर के संगे उड़ा कर लेके चला गया, ठीक है। दूसरा किससे, नदी से हो सकता है, और तीसरा ग्लेशियर में समुद्री पानी से, ठीक। अब सुनिए, जब वो मान लीजिए कि आंधी उधी आता है, तो देखिए होंगे कि मान लीजिए कि उधियाएगा, तो मान लीजिए कि जहां तूफान आता है वहां पर ना हवा तेज होता है। अब वजह से उधिया करके कहीं दूसरी तरफ जगह जा रहा है, तो हर जगह तो हवा समान नहीं होगा। कहीं ना कहीं 2-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के बाद क्या होगा, हवा कहीं जो गति होगी वो कम होगी। अब कम होगी तब क्या होगा, वो तने उड़ता जाएगा, नहीं ना, कुछ कुछ क्या होगा, नीचे भरता जाएगा, माने नीचे गिरता जाएगा। तो जहां जहां गिर करके वो गिरता है उसको बोलते हैं डिपोजिशन। और डिपोजिशन के बाद जब गिरता गया, एक बार तूफान आया फिर उधिया करके ले जा गया, एक जगह गिरा दिया, फिर तूफान आया फिर उधिया करके ले जा गिरा दिया, फिर तूफान आया फिर उधिया करके ले जा गिरा दिया होगा। तो जेतना गिर करके ढेर हो जा, ढेर बनाएगा, ढेर की लायक इकट्ठा हो जाएगा, उसी को बोलते हैं अपहीवेल यानी ढेर, ठीक है। अगर इसको हम समझना चाहे तो मान लीजिए कि ये पत्थर की चट्टान हो गया, ठीक है ना। क्या है, चट्टान है, वो छोटे चट्टान, हम बड़ा चट्टान तो बना नहीं सकते, ठीक। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, वेदरिंग होगा, क्या होगा, यानी इरोजन होगा। ध्यान से समझिएगा, जब इरोजन होगा माने टूटेगा, तो इरोजन के बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। ट्रांसपोर्टेशन होगा माने कि यहां से उठ करके अब जाएगा कहीं ना कहीं, तो ध्यान से समझिएगा। ट्रांसपोर्टेशन के बाद जाते जाते कहीं ना कहीं की उधिया करके गिरेगा, और क्या कारण देगा, यहाँ पे डिपोजिशन हो जाएगा, माने इकट्ठा होगा, ठीक है। और डिपोजिशन होने के बाद जाते जाते कहीं ना कहीं इसे ढेर बना देगा, और इसको क्या बोलते हैं, अपहीवेल। अपहीवेल, अब फिर ये अब ऐसे होते होते और फिर क्या होगा, आपका इधर आएगा, ठीक है ना। अपहीवेल के बाद फिर से यही प्रोसेस चलता जाएगा, और हजारों वर्षों तक ही प्रोसेस चलता रहता है। फिर यही प्रोसेस ये होकर के क्या बना देगा, यहाँ पे पत्थर चट्टान बना देगा इसे, फिर यहाँ से फिर वेदरिंग होगा, फिर टूट करके फिर इस रूप में इरोजन बनेगा, ठीक है। यही जो प्रोसेस होता है ये हजारों वर्षों तक चलता रहता है, ठीक है ना। अब समझिएगा कि अगर ये टूटा हुआ इरोजन है, जब पत्थर का हुआ, तब देखिए होंगे जब माटी उटी ढेला माली पत्थर तो टूटते हैं, तो कुछ ना कुछ मिट्टी के कण वही गिर जाते हैं कि नहीं गिर जाते हैं। तो यहां से जो यहाँ पे जो सॉइल होता है ना, उसको बोलते हैं रेजिडुअल सॉइल। रेजिडुअल सॉइल, ठीक है ना। माने जहां पर जो पत्थर है, जहां पर चट्टान है, टूटा कुछ वही जब गिर जाएगा, तो जो भी मिट्टी इकट्ठा होती हुआ वही को रेजिडुअल सॉइल बोलते हैं, ठीक है ना। अगर ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से जो सॉइल जाता है उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। जहां टूटा हो गिर जाएगा तो रेजिडुअल सॉइल, और ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से जहां सॉइल, जहां मिट्टी के कण जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन सॉइल, ठीक है ना। तो ये कहानी आपको समझ में आ रही है।
ठीक है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, इरोजन के बारे में बात करेंगे, यानी किसके प्रकार का, फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है? प्लीज वीडियो को लाइक करिए अगर अच्छा लग रहा हो तो, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, तो इरोजन के बारे में हम जानने से पहले सुनिएगा, इरोजन का मतलब क्या होता है। अभी हमने बताया कि अपक्षय, अपक्षय का मतलब कि टूटना फूटना, ठीक है ना। कोनो चीज टूट फूट करके, माने टूट फूट के जहां पे भी बिखर गया वो क्या कहलाता है, इरोजन कहलाता है, ठीक है। अब सुनिएगा, हमने बोला था कि इरोजन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला क्या होता है, फिजिकल वेदरिंग, और दूसरा क्या होता है, केमिकल वेदरिंग। पहला फिजिकल वेदरिंग और दूसरा क्या होगा, केमिकल वेदरिंग, ठीक है ना। इसका हिंदी होता है भौतिक अपक्षय और इसका क्या होता है, रासायनिक अपक्षय, ठीक। अब जो फिजिकल वेदरिंग होता है, भौतिक अपक्षय होता है, वो दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। एगो होता है अगर फोर्स एक्ट कर रहा है, माने जौन भी फोर्स लग रहा है जिससे टूट रहा है, अगर एयर से, विंड से, या डायरेक्टली टच से, यहाँ पे लिख दे रहे हैं डायरेक्टली, डायरेक्टली अगर टच हो रहा है वो हुआ, तो ये इसको क्या बोलेंगे, ये भी किसके अंतर्गत आएगा, फिजिकल वेदरिंग के। और एगो होता है फ्रीजिंग एंड थॉइंग। थोड़ा सा कहानी समझिएगा, फिजिकल वेदरिंग का मतलब होता है ना, जैसे क्लास व्लास में बैठ करके खोदा खादी करते हैं लोग, मान लीजिए पिछवा से बैठ करके किसी क्लास इंजीनियरिंग में आप लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे कि पिछवा से धीरे से कपार में ठीक ठोक देते हैं, ठीक है ना। आज जब ठोक देते हैं तो मान लीजिए कि एक बार मारा, दो बार मारा, तीसरी बार, चौथी बार, दो तीन बार मारने के बाद मान लीजिए कि नहीं होता है, बोलते नहीं है, देख होगा फिजिकल टच मत कर, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, फिजिकल टच करेगा तो हम टच कर देंगे। तो फिजिकल टच का मतलब कि कहीं ना कहीं उसके संपर्क में आएंगे तभी फिजिकल टच होगा, ठीक है ना। तो भौतिक अपक्षय का मतलब कि जौन भी टूट फूट होता है ना बबुआ, अगर टच के यानी छूने के बाद, यानी लड़ने टकराने के बाद अगर जो भी अपक्षय होता है उसको बोलते हैं भौतिक अपक्षय। आ केमिकल रासायनिक अपक्षय का मतलब कि नमो से पता चला है कि केमिकल अपक्षय माने केमिकल इरोजन हमारे वेदरिंग है, यह किसी ना किसी केमिकल के प्रभाव से टूटता फूटता है, ठीक है ना। तो अगर किसी केमिकल से अगर हमको तोड़ना फोड़ना हो तो क्या कहलाता है, केमिकल वेदरिंग। अपने डायरेक्ट टच करके तोड़ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल वेदरिंग। जो केमिकल होता है वो क्या क्या हो सकता है, कौन केमिकल हो सकता है, एल्कलीन माने क्षारीय पदार्थ जो भी हो सकता है, ठीक है ना। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से टूट सकता है, O2, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो सकता है, एनी केमिकल माने कौन केमिकल से अगर तोड़ा जाए तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल यानी वेदरिंग, ठीक है ना। जो फिजिकल वेदरिंग में होता है, एग्जांपल इसका होता है, देखिएगा, एगो होता है ग्रेवल, एगो क्या होता है सैंड। माने ग्रेवल और सैंड किसके एग्जांपल है, फिजिकल वेदरिंग के ना, माने जिससे भी निर्माण, ग्रेवल और सैंड का निर्माण किससे होता है, फिजिकल वेदरिंग से, ठीक है। और जो केमिकल वेदरिंग होता है इसका निर्माण कैसे होता है, क्ले से, माने जितनी भी मिट्टी बनती है क्ले, क्ले टाइप की, उसको में किसका निर्माण कौन करता है, केमिकल वेदरिंग, ठीक। अब सुनिएगा, हमने बोला कि फिजिकल वेदरिंग दो प्रकार का, एक फोर्स एक्टेड बाय एयर विंड, माने डायरेक्टली टच हो जाए, या तो हवा के माध्यम से टूट जाए, या विंड के माध्यम से टूट जाए, या और ही कोनो माध्यम से टूट जाए, ठीक है। और दूसरा होता है फ्रीजिंग एंड थॉइंग। अब फ्रीजिंग एंड थॉइंग का मतलब क्या होता है, सुन ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि ये कोनो पत्थर का टुकड़ा है, ठीक है बाबा, आई पहले ही से चिड़िया है, मान लीजिए ये चिड़िया है, ये चिड़िया, चिड़ियाना का मतलब चरका है, ठीक है ना, ये चरका चरक गया है, ठीक। अब बबुआ पत्थर है बबुआ, उनमें कहीं ना कहीं में दरार होंगी ना, चिरकल रहेगा कि नहीं चिरकता रहेगा, नहीं देखे होंगे बड़का बड़का पत्थर कहीं ना कहीं उसमें लाइनिंग टाइप का चिर गया, कहते हैं चिरिक गया है, ठीक है ना। तो बबुआ ये चिरिक गया है। अब मान लीजिए कि कहीं रात हुई, बरसात हुई, रात हुई, बरसात हुई, अब बरसात होगी तो बबुआ हमें पानी अबे करेगा, हमें गया पानी ढूक, पानी क्या हो गया, ढूक गया हमें, ठीक। अब पानी ढूकेगा, मान लीजिए कि पहाड़ी एरिया है, पानी ढूकने के बाद वो बरसात हो गई खत्म, फिर रात का मौसम आया, फिर वो क्या हो गया, पानी जमने लगा। जब पहाड़ी एरिया में वो पानी जमता है तो उसका आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ेगा तो ये क्या करेगा कि दरारों में घुस करके और दरार करेगा, ध्यान समझिएगा, ये दरारों में घुस के क्या करेगा, और दरार करेगा। अब बबुआ जब ये दरार करेगा तो ऐसा ही फिर रात आएगी, फिर कभी बरसात होगी, फिर दरार में पानी जाएगा, फिर उस दरार में पानी जो जमेगा आयतन बढ़ेगा, आयतन जमने मैंने बढ़ने के बाद मतलब कि उसका जो बर्फ के रूप में जमेगा, ठीक है ना। और जमने के बाद फिर दरार को बढ़ाएगा, कहीं ना कहीं बढ़ाते 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 तो वो दरार हो गई बढ़, ठीक है। और दरार हो गई बढ़ तो ई होगा पत्थर गया टूट, अब पत्थर गया टूट तो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गया, टूट गया, माने बिखर गया, ढेला में छोटी छोटी परिवर्तित हो गया, ठीक है ना।
तो इस प्रकार के वेदरिंग को क्या बोलते हैं, फिजिकल वेदरिंग भी बोलते हैं, माने वो भी फिजिकल वेदरिंग में आता है, ठीक है ना। तो कहानी यही समझ में कि ये फिजिकल वेदरिंग का मतलब है जिसमें दरार में पानी वानी चला जाता है, ठीक है ना, और जा करके वो जम करके उसका आयतन बढ़ा देता है, बर्फ बन जम जाता है और जमने के बाद वो टूटने फूटने लगता है। तो इस प्रकार के वेदरिंग को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग एंड थॉइंग वेदरिंग, ठीक है। और ये अगर एयर से या चाहे हवा से टूट फूट रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, वो भी फिजिकल वेदरिंग में आएगा, ठीक है ना। फिजिकल वेदरिंग का एग्जांपल क्या होता है, ग्रेवल एंड सैंड। अब सुनिएगा, एक वर्ड होता है मिनरलॉजी चेंज होता है। मिनरलॉजी का मतलब कि जो गुण होते हैं ना, उसके जो मिनरल होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाता है, ये जो गुण होते हैं वो चेंज होना, ठीक है। तो हमें लिखे है मिनरलॉजी नो चेंज, हमें लिखे है कि जो मिनरलॉजी होता है वो चेंज होता है। मिनरलॉजी का मतलब एग्जांपल पहले समझिएगा, देखिएगा जिसे गुणों बोलते हैं ना, अगर इस लड़के का अगर हमको पता करना है कि इसके माई बाबूजी कौन है तो इसका डीएनए चेक करा दीजिए, ठीक है। एगो होता है कि मान लीजिए कि कभी कभी वो सुने होंगे आप लोग की कह रहे ये हाइब्रिड में कहा, ये पहचान में नहीं आएगा, ठीक है ना। हाइब्रिड का मतलब कि उसका मिनरलॉजी चेंज हो गया है, जो बाबूजी का गुण है माई का गुण है वो से नहीं मिल रहा है तो वो हाइब्रिड वाला है, ठीक है ना। अब मतलब डीएनए वाला में तो क्या होता है कि अगर उसका गुण उसके बाबूजी से मिल रहा है तो उसकी मिनरलॉजी चेंज नहीं हुई। बोलिएगा, सुनिए, हई पत्थर है बबुआ, ई पत्थर टूटा टूट टूट के हेती छोटके छोटके लड़का बन गए तो का बबुआ एक लड़का का मिनरलॉजी से नहीं मिलेगा, माने कोनो इसके गुण चेंज होगा, जो बाबूजी के खून होगा ये छोटका लड़का का खून होगा, ठीक है। इसका मतलब कि इसमें मिनरलॉजी चेंज नहीं होती है। तो जो फिजिकल वेदरिंग होता है इसकी मिनरलॉजी नो चेंज, लेकिन बबुआ हई मिल गया केमिकल, हई हाइब्रिड वाला हो गया केमिकल बबुआ, जब सीमन इसका चेंज हो जाएगा तो ये केमिकल वेदरिंग में आ जाएगा, इसकी मिनरलॉजी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब मिनरलॉजी चेंज होने का मतलब कि केमिकल मिला देंगे तो इसके गुण चेंज हो जाएंगे, नहीं चेंज जाएंगे। एग्जांपल के लिए जैसे होता है, मान लीजिए कैल्शियम, अगर वो जल जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जैसे चूने वाला, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना जब H2O से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना, होल ट्वाइस, और प्लस क्या बनाता है, हीट, क्या होते हैं उष्मा, ठीक है ना। तो ये बिना बुझा हुआ चूना वो है तो पत्थर के रूप में है। देखिएगा जब ये जल से अभिक्रिया किया तो क्या बना दिया, CaOH। क्या इसका इसका मिनरलॉजी चेंज नहीं होता है, दूसरा मन दूसरे गुण दिखाता है, दूसरे मन पोताई उताई के काम में आता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि इरोजन क्या है। तो हमको उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और यही लेक्चर देखिए, आप हमको सबसे पहले कमेंट करके बताइए कि अगला इसका नेक्स्ट लेक्चर चाहिए आपको कि नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो प्लीज हमको सपोर्ट करिए। अब देखिए सॉइल मैकेनिक्स को एकदम देखिए कोनो इसमें रटना पड़ा कहीं भी, हमने कहीं भी कंसेप्ट बताया रटिए, इसको नहीं रटना पड़ा ना, बिल्कुल सॉइल मैकेनिक्स एकदम कीचड़ में ले जाके समाप्त कर देंगे वो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए, और अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और उसी उत्साह और उमंग के साथ अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है ना। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।